एक चैप्टर था, है ना, नॉवल में। तो उसमें क्या बताया गया था, वो एम्परर था, जूलियस सीजर जो था वो एम्परर था। उसका बेटा जो अडॉप्टेड सन होगा वो अगस्तर था, जो बाद में इस तरह का काम करेगा, है ना। ग्रीक भाषा के साथ में इस भाषा को भी यूज किया जाता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे के पूरे प्रशासन का काम करने में, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में इन दो भाषाओं का, इन दो लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के रूलर्स ने इनको बंद कर दिया बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। तो आज हम इसमें करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, राइट। तो आपको अब जगह जगह पर नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये दोनों ही चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैप्टर को या किसी भी 11th के किसी भी चैप्टर को, हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को अगर आप वन शॉट में समझना चाहते हैं या टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज, तो वो सारी चीजें आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा और जब भी एग्जाम हो तो उसको एक दिन पहले क्विक रिवीजन लेकर जाइएगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके अच्छे स्कोर के लिए, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट के एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम। अब ये रोम में क्या होता था, रोम में जो है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वाइन कहां से मंगवाई जाती थी कि रोम के लोग हैं इस वाइन को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, राइट। तो बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, तो ये जो वाइन थी ये कहां से इंपोर्ट करवाई जाती थी, जिसकी वजह से ये जो है बेस्ट क्वालिटी इसको माना जाता है, क्योंकि लोगों की ये पसंदीदा वाइन थी। और आपको भी पता है कि विदेशी जो होते हैं वो वाइन और मीट के कितने ज्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रोम में, और रोम किसका शहर है, एक इटली का शहर है, तो रोम में कहां से एक बेस्ट क्वालिटी की वाइन मंगवाई जाती थी। तो ये आपके ऑप्शन है, फायम है, बेंजांटियम है, या फिर गैलीली है, या फिर कैंपेनिया है। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे फटाफट से, क्योंकि एक तरह से आपको इस चैप्टर के बाद समझने के बाद एक तरह से आपको एक क्विक रिवीजन लेने के लिए या सारी चीजों को रिकॉल करने के लिए एमसीक्यूज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर देंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंपेनिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कैंपेनिया क्या होता है, देखो ये जो कैंपेनिया में ही ना ये बेस्ट क्वालिटी की वाइन बनाई जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। और इस कैंपेनिया से ही ना सिर्फ रोम में, इटली में, बल्कि आसपास के देशों में भी, आसपास के इलाकों में भी इसकी वाइन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, और लोग बहुत ज्यादा इसकी वाइन को पसंद किया करते थे, राइट। अब ये कैंपेनिया कहां पर है, चलिए देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये इटली है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये इटली है। और इटली में देखो ये है वेटिकन सिटी। अब अगर आपके क्वेश्चन में अगर मैप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो पूछे ही जाते हैं हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, तीनों में ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपका आता है तो मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको इस मैप के थ्रू भी बता देती हूँ कहां पर है। एक तो मेन चीज आपको क्या याद करनी है, ये है कैंपेनिया। वैसे कैंपेनिया पूछा नहीं जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो इटली है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये कैंपेनिया। और यहीं से ही रोम में बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो है वो इंपोर्ट करवाई जाती थी, ठीक है, लाइव मंगवाई जाती थी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके उसमें एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, वेटिकन सिटी का है। तो जैसे ये इटली है ना, तो बीच में कहीं पर भी आप ना थोड़ी सी पहचान बना लीजिएगा, वेटिकन सिटी कहां पर है, तो आपको लोकेट करना है यहां पर, ठीक है। फ्रांस यहां पर होता है, तो ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो बस इसको क्या करना है, ज्यादा आपको कुछ इसमें लर्न नहीं करना है, जो चीजें मेन है, जो आपसे बार बार आप पीवाईक्यूज जब देखोगे ना, तो उसमें वो चीज देखना कि मैप से बार बार कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। वैसे मैं करवा दूंगी एक मैप की पूरी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन कौन से जो प्रीवियस ईयर में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जल्दी ही वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, राइट। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द रोमन एम्परर, उस रोमन एम्परर का नाम बताना है जिसने हु कंसोलिडेटेड द राइज ऑफ द प्रोविजनल अपर क्लासेस सो एज टू एक्सक्लूड द सीनेटर फ्रॉम मिलिट्री कमांड वाज, जिसने कि सीनेटर की पावर को खत्म करके उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया था बिल्कुल, और पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली थी। देखो होता क्या था, पहले तो ये समझिए सीनेटर्स क्या होता है।
सीनेटर होता है 14 मेंबर का एक ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है? 14 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी ग्रुप को कहा जाता है सीनेटर्स, ठीक है। ये जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? सीनेटर्स कहा जाता है। ये जो सीनेटर्स हैं ये क्या करते हैं? ये राजा को एडवाइस देने का काम करते हैं, ठीक है। राजा को एडवाइस देने का काम करते हैं और इन्हीं की एडवाइस पर एम्परर काम करता था। अगर मान लो इनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग राजा काम नहीं कर रहा है तो वो राजा को हटा भी देते थे उनके पोस्ट से। तो इनडायरेक्टली जो पावर जो थी ना, पूरी की पूरी पावर जो थी वो इनके हाथ में होती थी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो। राजा तो जो था वो क्या था? एक स्टेम्पेड था, है ना। तो लोगों के सामने कहने के लिए राजा था, लेकिन इनको एडवाइस करना, कैसे तुम्हें काम करना है, सारी चीजें जो है ये सीनेटर्स बताया करते थे, ठीक है। अब जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ी या नहीं पढ़ी है, एक सीनेटर वाला एक वो था क्या, जूलियस सीजर वाला एक चैप्टर था, है ना, नॉवल में। तो उसमें क्या बताया गया था? वो एम्परर था, जूलियस सीजर जो था वो एम्परर था। उसका बेटा जो अडॉप्टेड सन होगा वो अगस्टस था, जो बाद में इस तरह का काम करेगा, है ना, जो बाद में एक बहुत ही फेमस रूलर होगा, एक बहुत ही अच्छा रूलर होगा। तो उसको जो है सीनेटर्स ने उनको, उनमें से 2-3 सीनेटर्स थे जो कॉन्स्पिरेसी का उनका शिकार बना देते हैं, षड्यंत्र का शिकार बना देते हैं, क्योंकि उनके बात उन्होंने नहीं मानी थी, तो इस वजह से उसका मर्डर कर देते हैं ना। खैर ये तो खैर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो सीनेटर्स है ना वाकई में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, और ये सीनेटर्स वही होते थे जो अपर क्लास के होते थे, यानी कि जो जिनके पास पावर भी होती थी, जिनके पास पैसा भी होता था, तो ये अपर क्लास के लोग होते थे। और इन्हीं में से ही सीनेटर्स 14 मेंबर्स जो चुने जाते थे उन्हीं को ही, उनके ग्रुप को ही क्या कहा जाता था? सीनेट कहा जाता था, और इनको सीनेटर्स कहा जाता था। आई होप आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सीनेट क्या होता है, सीनेटर क्या होता है। सीनेट एक ग्रुप का नाम होता है, तो इस 14 मेंबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीनेट, ठीक है। और इनके जो 14 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को क्या बोलेंगे? सीनेटर्स बोलेंगे। इन मेंबर्स को क्या बोलेंगे? सीनेटर्स बोलेंगे। सभी समझ में आ गया आपको भी? ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि वो कौन सा एम्परर था जिसने सीनेटर्स की पावर को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया और पूरी की पूरी पावर जो है वो अपने हाथ में ले ली थी। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, अगस्टस। ये वही अगस्टस होगा जो जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था, है ना। और इनके रीजन में कभी भी कोई भी वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई थी, लोग बहुत ही सुख शांति से रहा करते थे। तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, माना जाता है अगस्टस वाले रीजन को। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंटाइन, तो जिसने क्रिश्चियनिटी को अपने पूरे जो है वो एरिया में या अपने पूरे राज्य में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्या कर दिया था? एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट आता है गैलिनियस, राइट, और फिर आता है तिबेरियस। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, गुड। सो आंसर विल बी, क्या बता रहे बच्चे? सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है? ये देखिए इस तरह के जो होते थे, ये क्या होता था? सिटी होती थी, और जिस पे बड़े बड़े जो रूलर्स रूल किया करते थे, तो ये वो स्टैब्लिश सिटी थी, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे और फिर फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, गलती होती है तो कोई बात नहीं बच्चे, गलतियों से तो सीखेंगे ना। बताइए अब आगे क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज एम्फोरा? बच्चे एम्फोरा क्या होता है? बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है ना। तो एम्फोरा क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ आर्मी, अ टाइप ऑफ कंटेनर, अ टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर नन ऑफ अबव। क्या होगा? लड्डू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्फोरा क्या होता है? एम्फोरा होता है इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, राइट। क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रहा आपका टाइप ऑफ कंटेनर। तो ये कैसा होता था? ये होता था कुछ इस तरीके का कि ये जो कंटेनर होता था एम्फोरा, ये होता था इस तरीके का, जो वहां के लोग इसको यूज किया करते थे। तो ये डबल हैंडेड जार होता था इस तरीके से, इसमें डबल हैंडल्स लगे होते थे, है ना, डबल हैंडल्स लगे होते थे। और इस डबल हैंडल में क्या मतलब, इस जार के अंदर क्या किया जाता था? वाइन वगैरह भरी जाती थी। और इस कंटेनर को जहाजों में, जो उनके शिप्स वगैरह होते थे, बड़े बड़े शिप्स होते थे, बहुत सारे इन जैसे कंटेनर्स में वाइन भरी जाती थी, और वाइन को फिर एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता था। समझ में आ गया? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एम्फोरा। इसको क्या कहा जाता है? एम्फोरा। क्लियर बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्परर वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन हुज लेटेंट टर्म इज। अगस्टस ने अपने आप को एक
क्या कहा कि मैं सिटीजन की तरह हूं, तो मतलब एक तरीके से वो अपने आप को ना बहुत बड़ा राजा नहीं समझता, वो कहता था कि मैं तो एक जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा करने के लिए आया। तो ये जो इस तरह की जो वर्डिंग्स बोली गई इसने कि अगस्टस द फर्स्ट, ये एक ऐसा पहला रोमन एम्परर था हु वाज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन। तो इसको एक लीडिंग सिटीजन बोला गया है। हुज लेटिन टर्म्स इज, जिसका लेटिन टर्म में इसका क्या मीनिंग बनता है, तो ये है बेसिलियस, ये आपका डोमिनस, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिप्स, और फिर आपका है रेस गेस्टे। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, गुड। सो आंसर विल बी प्रिंसिप्स इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी लेटिन टर्म है, ठीक है। ये लेटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिप्स कहा जाता है। लीडिंग सिटीजन का मतलब मैंने अभी बताया कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, एक तरीके से भगवान ने मुझे जनता की सेवा करने के लिए भेजा है, जैसे मोदी जी कहते हैं, है ना, सेम ऐसे ही। और जनता इसके राज में बहुत ज्यादा खुश थी, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई कुछ नहीं, है ना। तो इनके रीजन को, इनके शासनकाल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इनके 2 दशक तक जो है किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई बैटल, कोई वॉर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिप इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संत अगस्टाइन वाज बिशॉप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ, क्या कह रहे हैं, संत अगस्टाइन बच्चे कौन थे, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा ये संत थे, ठीक है। अगस्टाइज वाज द बिशॉप, तो ये संत अगस्टाइन जो है वो एक बिशॉप थे। अभी बिशॉप कौन होते हैं, बिशॉप होते हैं जैसे चर्च में फादर होते हैं ना, तो फादर से नीचे वाली जो कैटेगरी होती है, जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जैसे हमारे, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, तो ये जो संत महात्मा होते हैं, जो सत्संग वगैरह करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो जो साधु बाबा वगैरह होते हैं, तो वो उस सिचुएशन में, अगर हम क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो उनको बिशॉप कहा जाता है। लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताना, उनके जीवन के बारे में अच्छी अच्छी उनको अच्छे से गाइड करना, तो ये सारे काम कौन करते थे, बिशॉप्स करते थे, है ना। उनमें से एक का नाम था कौन, एक का नाम था संत अगस्टाइन, वाज बिशॉप ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन। तो ये कहाँ के बिशॉप थे, नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के, ये क्या थे, बिशॉप थे, ठीक है। ऑफ, अब ये कहाँ के थे, ठीक है। तो संत अगस्टस वाइज बिशॉप ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ, ये नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के वो थे। तो आपको उस सिटी का नाम बताना है ना। नॉर्थ अफ्रीका क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, लेकिन आपको अब सिटी का नाम बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनेबा हो गया, अल्जीरिया हो गया, हिप्पो हो गया, या फिर न्यूमीदिया। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, आंसर विल बी क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर विल बी हिप्पो इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिप्पो, राइट, हिप्पो इज द करेक्ट आंसर। तो ये हिप्पो के सिटी ऑफ हिप्पो, तो ये हिप्पो की जो सिटी थी, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में थी, वहां के क्या थे, ये बिशॉप थे, ठीक है, वहां के ये संत थे, राइट। तो ये थे जहां पर उनका पहले, बहुत पहले इस तरह का जो है वो रेजिडेंस हुआ करता था। यहीं पर लोग इनसे पूछने के लिए आते थे, एडवाइस लेने के लिए आते थे, इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज, अभी बताया था ना आपको कि किस एम्परर ने अपने पूरे राज्य में क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजियसली, मतलब एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि क्रिश्चियनिटी ही हमारे राज्य का वो क्या होगा, धर्म होगा। तो ऑफिशियली उसको ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस राजा का, उस एम्परर का नाम बताना है आपको। तो अलेक्जेंडर, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, या फिर नेरो। क्या होगा, नीरो, बिल्कुल सही है ना, पकड़ लिया ना आंसर, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन इज द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने ही सबसे पहले रोमन, देखो ये जो अपर क्लास थी, ठीक है, तीन तरह की कैटेगरी थी ना। तो कौन कौन सी थी, हम जो इसके आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे ना, और इसका वन शॉट भी करा दिया है, जिससे हम 3 ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि 3 ऑर्डर्स बाद में बने, तो उससे पहले सिचुएशन जो थी वो 3 ऑर्डर्स की बन चुकी थी। तो ये जो अपर क्लास के लोग होंगे, जो सीनेटर्स जैसा वाला ग्रुप बनाएंगे, है ना, जो सीनेटर्स होंगे, तो ये जो कैटेगराइजेशन हो रही थी वो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर पा रही थी किसको, ये जो अपर क्लास के लोग होते हैं, वो मिडिल क्लास या फिर जो आपकी वर्किंग क्लास होती है, उनको ये डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि चीजें किस तरीके से चेंज हो रही हैं कि रोम में जो है, रोमन एम्पायर में काफी सारे रूलर्स आते हैं। तो रूलर्स में धीरे धीरे, जब ये बिल्कुल दुनिया जो थी वो एक तरह से स्टार्ट हुई थी,
जो हमने बिगिनिंग ऑफ टाइम में, खैर वो तो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो चीज़ें कैसे स्टार्ट होती है कि इंसानों ने पहले इंसान जानवर की तरह होते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है वो अपने हाथ पैरों पर खड़ा होना सीखा, फिर उसके बाद में फिर वो इरेक्ट हुए, मतलब होमोसैपियंस से वो इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो मनुष्य जो है वो बंदर की कैटेगरी से, मंकी की कैटेगरी से, ऐप की कैटेगरी से किस तरह से इंसानों की कैटेगरी में आते हैं, और किस तरह से वो अपने साथ साथ में चीज़ों को भी डेवलप करते हैं, आसपास की चीज़ों को भी डेवलप करता है ना, चीज़ों को डेवलप करेगा, छोटे छोटे राज्य बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे, सिटीज़ बनेंगी। अब उनमें कौन होगा, कोई ना कोई तो हेड होगा, ये राजा बन जाएंगे, और जो राजा बनेंगे वो अपनी तरीके से अब सीनेटर्स, धीरे धीरे उनका दबदबा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पूरी पावर राजा के हाथ में आ जाएगी। अब वो अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करेगा, अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा, यानी कि इम्पोज करेगा। इम्पोज क्या होता है, इम्पोज एक हम उसको पॉजिटिव वर्ड नहीं ले सकते हैं। इम्पोज में हम क्या करेंगे, इम्पोज में हम करेंगे उसको कि किसी पर ज़बरदस्ती वो चीज़ें थोप देना, लागू कर देना, है ना। तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को पूरा का पूरा एक रिलीजियस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारा स्टेट का जो रिलीजन होगा वो क्या होगा, क्रिश्चियनिटी होगा, राइट। चलिए, तो ये पहले का रोम वाला पार्ट है ना, पहले का रोम जो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, चीज़ें बाद में फिर से स्टार्ट होंगी। तो इस तरीके से ये पहले की रोम की पिक्चर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रोमन रूलर, कौन ऐसा रोमन रूलर था was considered as the leading citizen only to show that he was not a absolute ruler। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पूछा था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन गया उससे पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसी से रिलेट करके चलना, कनेक्ट करके चलना, उसी को थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने कि जो अपने आप को ना एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं मानता था, ठीक है, वो जनता का सेवक मानता था अपने आप को। अब तो समझ गए होगे ना, हिंट मिल गया ना। जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर दो। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, ये रहे आपके सामने, अगस्तस होगा, कॉन्स्टेंटाइन होगा, गैलिनियस होगा, या फिर तिबेरियस होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर विल बी अगस्तस इज द करेक्ट आंसर, अगस्तस इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस तरह का अगस्तस था, ठीक है, जो कि क्या था, अगस्तस ने ही ये जो सेंट्रल से इनकी पावर को ख़त्म किया, और वो ऐसा राजा था जिसके रहते कभी कोई लड़ाई वगैरह नहीं रही, और वो जनता को अपने आप, मतलब जनता के सामने अपने आप को उनका सेवक कहता था। तो था ना अच्छा राजा, है ना, बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन रोमन अर्बन लाइफ द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड द स्पेक्टेकुलर हैपेंड फॉर एटलीस्ट। क्या कहता है, रोमन अर्बन लाइफ यानी कि रोम के शहरों में, शहरी जो लाइफ होती है, शहरी जीवन जो होता है, द एंटरटेनमेंट शोज कॉल्ड, तो जो एंटरटेनमेंट करते थे अपने आप को जो मनोरंजन के उनके साधन थे, ठीक है, अपने आप को एंटरटेन करना, मनोरंजित करना, द एंटरटेनमेंट शो कॉल्ड द स्पेक्टेकुलर हैपेंड फॉर एटलीस्ट। तो आपको बताना है इनमें से क्या था। तो वो एक जो है एंटरटेनमेंट करने के लिए ना एक टाइम पीरियड रखा जाता था, तो वो कितना, एटलीस्ट कितने दिन का होता था, 150 डेज का, 160 डेज का, 167 या फिर 176 डेज का। मतलब ये वो ऐसा पीरियड था जिसमें कि जो है वो पूरे के पूरे उसमें एंटरटेनमेंट जो है होता था, फुली एंटरटेनमेंट होता था, लोग वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। आंसर विल बी 176 डेज इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए तो आंसर होगा इसका 176। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, द रिलीजन ऑफ इस्लाम अरोज ड्यूरिंग द, अब ये जो इस्लाम धर्म था, ठीक है, अब वो जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था अपने राज्य में, किसको, क्रिश्चियनिटी को। फिर उसके बाद में जो है वो इस्लाम धर्म भी आता है ना, इस्लामिक रिलीजन भी आता है। तो उसको कब जो है वो रोज हुआ या कब वो उभरता है, वो बताना है आपको। 5th सेंचुरी सीई, 8th सेंचुरी सीई, 6th सेंचुरी सीई, 7th सेंचुरी सीई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इस्लाम धर्म जो है उसका इमर्जेंस या फिर वो कब अरोज होता है, कब वो उभरता है, या कब वो स्टार्टिंग में उसका पीरियड बताना है, वो क्या होगा। सो आंसर विल बी, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा, 7th सेंचुरी सीई में। तो इस्लाम धर्म की इमर्जेंस जो थी, इस्लाम धर्म यहीं से ही बनकर चला था, और इसकी स्टार्टिंग जो थी वो 7th सेंचुरी से ही हुई थी, ठीक है, क्लियर है।
फिर पहले तो ये ईरान इराक साइड में आएगा, है ना, फिर ये धीरे धीरे हमारे इंडिया की तरफ भी आएगा। तो इंडिया में कहाँ से आता है? सिंध से आता है, पंजाब सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम उस पर्टिकुलर सिंध को एक्वायर कर लेता है। फिर आसपास के रीजन में ये इस्लाम धर्म आता है, और फिर देखते देखते पूरी दिल्ली सल्तनत में ये इस्लाम धर्म लागू हो जाता है, और फिर मुगलों तक आते आते पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इस्लाम धर्म लागू हो जाता है ना। तो ये इसका स्टार्टिंग ही कब हुई थी इस्लाम रिलीजन की? तो ये हुई थी कब? 7th सेंचुरी सीई में। राइट बच्चे, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 10, द रोमन एम्पायर गॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन फ्रॉम द सिटी ऑफ। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट है बेंजा क्विमा, नेक्स्ट आता है कैंपेनिया, या फिर नेपल्स, या फिर आपका सिसली। क्या हो गया? क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन था, राइट? लड्डू सा क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा था। देखो वर्डिंग्स को चेंज करके आपको कैसे भी पूछ लिया जाएगा, है ना, लेकिन आपका कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी बिकम द स्टेट रीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द। अब देखो पहले तो ये था कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना जो है वो एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन कब किया था अब आपको इसका टाइम बताना है, ठीक है। अब आप उसको टाइम पीरियड बताना है। सो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी सीई, या फिर 4th सेंचुरी सीई। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, गुड। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 4th सेंचुरी सीई के अंदर। और किसने किया था? कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। किसने किया था? कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। ये रोम साम्राज्य के क्या थे? ये एम्परर थे, और ये थे कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, द रोमन सिल्वर कॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। पीवाईक्यू जब आप देखोगे ना तो देखना इसमें मैक्सिमम टाइम ये आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा। द रोमन सिल्वर कॉइन नोन एज द दिनारियस। अब एक रोम में एक सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का चलाया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? दिनारियस कहा जाता था। तो वेट कितना होता था आपको ये बताना है। वेट डैश ग्राम ऑफ द प्योर सिल्वर। तो इसमें प्योर सिल्वर की क्वांटिटी कितनी होती थी वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे कोई भी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कोई भी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ना अदर मेटल्स को मिलाया जाता है। अगर प्योर होता है तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है ना, और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए उसमें दूसरी मेटल को उसमें मिक्स किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है, तब जाकर। लेकिन इसमें बताया गया कि दिनारियस में प्योर जो सिल्वर की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, और आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये 2, 3, 4, 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम वेट होता था इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ द प्योर सिल्वर। तो प्योर सिल्वर की क्वांटिटी कितनी होती थी? ये होती थी 4, ठीक है। कितनी होती थी? 4। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डैश एंड ग्रीक लैंग्वेज वर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। डैश एंड ग्रीक लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज का नाम बताना है जो ग्रीक के साथ थी, और जो कि लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर में ग्रीक भाषा के साथ में इस भाषा को भी यूज किया जाता था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे के पूरे प्रशासन को का काम करने में, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में इन दो भाषाओं का, इन दो लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। तो वो कौन सा था? चाइनीज था, मयान था, या फिर लैटिन था, या फिर टर्किश था। तो बिल्कुल सही, ग्रीक के साथ साथ में। ये तो एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर हम सुनते हैं लैटिन और ग्रीक वर्ड, लैटिन और ग्रीक वर्ड, है ना। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये, यानी कि जो सबसे पहले जो हमने मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सुमेरियन थी, सुमेरियन के बाद अकेडियन आई, है ना, लैंग्वेजेस आई। तो लैंग्वेज में भी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है ना। तो जो सबसे ज्यादा उस टाइम में पॉपुलर थी, तो ये दो लैंग्वेज थी, कौन कौन सी? ग्रीक और रोमन, ठीक है। ग्रीक और कौन सी? लैटिन थी, राइट। तो ये कह सकते हो कि जैसे हम बहुत बार अपनी बुक में पढ़ते हैं ना कि ये लैटिन वर्ड है, इससे इमर्ज हुआ है, इससे बनकर निकला है, ये ग्रीक वर्ड है, वो उससे बनकर निकला है। तो ये जो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज होती थी वो ये दो थी, ठीक है। इसी से ही बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो निकलकर जो है हमारी लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? लैटिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा का पूरा रोमन एम्पायर, और इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती थी तो वो ग्रीक और लैटिन भाषा में यूज होती थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो आपको उसका नाम बताना है, ये रिवर है बच्चे, ठीक है, ये क्या है, ये रिवर है, ठीक है, रिवर। आपको उस रिवर का नाम बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर की बाउंड्री को फॉर्म करती है, ठीक है। मान लो ये रोमन एम्पायर है, ठीक है, इस रोमन एम्पायर की बाउंड्री को क्रिएट करती है। जैसे अगर हम मान लो बात करें किसकी, इंडिया की, तो इंडिया को आइडेंटिफिकेशन कैसे, मतलब इंडिया की आइडेंटिटी को हम कैसे बताएंगे दूसरों की, इंडिया का जोग्राफिकल फीचर कैसा है कि नॉर्थ में इसका हिमालयाज है, साउथ में इसके सबसे जो सदर्न पार्ट में जो है वो कन्याकुमारी रिवर जो है वो फ्लो करती है ना। तो इस तरीके से ये रोमन एम्पायर की बाउंड्री को दर्शाती है। तो ये कौन सी रिवर है, नाम बताना है। मेकोंग रिवर है, राइन रिवर है, आमुर रिवर है, या फिर आपका यांगजे रिवर है। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, क्या होगा करेक्ट आंसर, राइन रिवर इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, राइन रिवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि आपको दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताना है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड की बतानी है, ठीक है। वो क्या होगी, तो बस क्वेश्चन मार्क है, इसके सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज, आपको इस बात की नॉलेज है कि नहीं है। वैसे मुझे पता है कि पता होगा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि आपको पता है, लेकिन वो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ना, इससे सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर देंगे, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, तो अब क्या करते हैं, हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन करे हमने, ठीक है, 14 क्वेश्चंस करे, 14 क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस चैप्टर से काफ़ी हैं, और इन्हीं आपको एमसीक्यूज को करके जाना है, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्लास 11th में। और इसके बाद हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं, सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर कीजिएगा अपने नियर डियर अपने फ्रेंड्स के साथ में। और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही चैनल एक ऐसा है जो कि स्पेशल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब सारे सब्जेक्ट्स से पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, इफ यू हैड लिव इन द रोमन एम्पायर। देखो एक सिचुएशन दी है ना, सिचुएशनल क्वेश्चन भी आते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन इस बार आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी एक नॉलेज को चेक किया जाएगा, है ना। अब वो पहले वाला पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, इसलिए आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते, अगर ऐसा होता तो क्या करते, है ना। तो इससे ना स्टूडेंट की थिंकिंग का पता चलता है कि वो कितने जो है वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है। तो जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट जो है वो एक ही तरह से सोच रहे हो, आपकी सोच कुछ और होगी, आपकी थिंकिंग कुछ और होगी, आपके फ्रेंड की कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी, है ना। इस तरीके से हर एक बात को सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आप किस तरह से, किस नजरिए से सोचते हैं। तो एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है, इफ यू हैड का मतलब रहते थे, है ना, वो पास्ट में चला जाएगा। कि मान लो अगर आप रोमन एम्पायर में रहते, ठीक है, अगर आप रोमन एम्पायर में रहते, वेयर वुड यू लाइक, इसमें क्या बताया कि इफ यू हैड लिव्ड इन द रोमन एम्पायर वेयर वुड यू रादर हैव लिव्ड। तो आप कहां रहना पसंद करते, इन द टाउन, या तो टाउन में या फिर कंट्री साइड में। तो टाउन क्या हो जाएगा आपका, सिटी यानी कि नगर हो जाएगा, ठीक है, नगरों में, या फिर कंट्री साइड यानी कि गांव में, ठीक है, या कि गांव में। तो एक्सप्लेन करना है वाई। अब आप में से 99.9% बच्चों का आंसर होगा कि मैडम हम टाउन में रहना पसंद करेंगे। इसका रीजन भी देना है, क्यों, बहुत सारे रीजन है मैम इसके। टाउन में, सिटी वगैरह में जो है वो एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और जो हमारा एक लाइफस्टाइल होती है वो कंपैरेटिवली विलेज एरिया के या कंट्री साइड के ज़्यादा अच्छी होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, है ना, और साथ साथ में जो हमें जो इन्वायरमेंट मिलता है बहुत कुछ सीखने का, लर्निंग करने का, वो हमें गाँव की बजाय हमें शहरों से ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है ना। मार्केट बहुत अच्छी होती है शहरों की, है ना, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बस इन्हीं वजह से आप क्या कर दोगे, देखो ऐसा
ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एकदम बुक की तरह से लिखना है, आप उसको अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो। ये सिचुएशन इसीलिए आपको दी है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं एग्जामिनर को। तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो बस ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको बना करके आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। तो इफ यू वुड लाइक टू हैव इन I would like to live in the town of the Roman Empire as it had better sources। क्यों? अभी मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें better sources होते हैं of earning and the facilities of the to fight with the natural calamities। तो अगर मान लो गांव में कोई भी भगवान ना करे कोई जैसे प्लेग आ जाता है, कोई भी महामारी आ जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में गांव के लोगों के पास ना इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है गांव में कि वो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करा सके। अब उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, वो शहर की तरफ भागेंगे। अगर कोई पहले से ही शहर में रह रहा हो तो आसपास के हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, तो उसकी जान तो बच जाएगी। लेकिन गाँव के लोग जब शहरों की तरफ आते हैं तो भगवान ना करे बीच में अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि हम लोग शहरों की तरफ रहने का ज्यादा हम उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती हैं, नेचुरल कैमिटीज से लड़ने का, उसको ओवरकम करने का हमें चांस बहुत अच्छा मिलता है। दैट अकर द फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आती रहती है। जैसे रोमन एम्पायर में की बात करें, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अब जो लोग गांव में रहते हैं तो वो उनको थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा जब तक शहर के लोगों को कहीं ना कहीं से अलर्टेशन। अच्छा, आजकल ऐसा भी तो हुआ है ना कि एक ऐप आई है ना, शायद आपके में भी कभी ऐसा आपने सायरन सुना हो कि एक ऐप आई है जिससे कि जब भी कोई ऐसा भूकंप वगैरह की सिचुएशन आती है, अर्थक्वेक वगैरह की सिचुएशन आती है, फ्लड की सिचुएशन आती है, तो नेचुरल कैमिटीज जब आता है ना, तो अभी एक ऐप ऐसी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि सब पहले जो है वो सभी सिटीजन्स को अलर्ट कर देगी पूरे। अभी तो इस पर काम चल रहा है, जस्ट अभी टेस्टिंग चल रही है। तो अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उससे पहले आपको एक अलर्टेशन मिल जाएगी, ताकि आप अपने आप को संभालने का आपको चांस मिल जाए, मौका मिल जाए। तो इस पर अभी जो है वो काम जारी है, तो जल्दी ही ये हमारी गवर्नमेंट इसको पूरा कर लेगी। तो बस वही इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरल कैमिटीज से हमें बचने का वहां पर जो है वो चांस मिल जाता है। दैट अकर फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आती रहती है। जैसे फ्लड आ गया, जैसे ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, सूखा पड़ गया है ना, जैसे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, फ्लड की सिचुएशन बढ़ जाती है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ओले वगैरह पड़ रहे हैं, तो सिटी के लोग जो हैं वो अपना इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन गांव के लोग बेचारे बहुत ज़्यादा थोड़े से गरीब होते हैं और इतनी ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन रोमन सिटी देयर वाज सच अ स्ट्रक्चर विच वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद द डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो रोमन सिटी की बात हो रही है कि देयर वाज सच अ स्ट्रक्चर विच वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू फाइट। तो ये जो है किसके, गांव के बजाय अगर हम सिटी में रहते हैं तो सिटी में अच्छी उनको क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, फैसिलिटीज मिल जाती हैं। सो डेली लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम होती है हमारी, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल छोटा सा बात है, ठीक है, कि घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, और लेट नाइट गांव में जैसे कोई चीज़ हमारे घर में ख़त्म हो गई और हमें जो है बाहर लेने के लिए जाना है। गांव में तो जल्दी ही शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, है ना। लेकिन शहरों में तो क्या है कि अगर आप रोड्स की तरफ जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे ही अभी उनका डे चल रहा है ना, तो रात को भी वहाँ पर शॉप खुली मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे जोमेटो से या कहीं से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, है ना, तो वो गाँव में नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन शहरों में करोगे तो वो फ़ौरन आपके लिए खाना लेकर आ जाएंगे। करते हो कभी ऐसा? अगर करते हो तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो है वो सडनली ये सारी चीजें जो है वो क्विकली हो सकती हैं, बिकॉज टाउन वर कमिंग अंडर द टेरिटरी। क्योंकि जो टाउन्स होते हैं वो टेरिटरी के अंडर में होते हैं ऑफ द सिटी। तो सिटी देखो पहले क्या होता है, पहले विलेज होता है, ठीक है, विलेज के बाद टाउन होता है, टाउन के बाद क्या होता है, सिटी होता है। तो पहले ये विलेज हो गया, फिर उसके बाद टाउन हो गया, फिर उसके बाद सिटी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है, और स्टेट के बाद क्या हो जाता है, कंट्री हो जाती है। तो ये क्या है बच्चे, ये चेन है, ठीक है, ये चेन है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गांव मिलकर क्या बना देते हैं, टाउन बना देते हैं, बहुत सारे टाउन मिलकर सिटी को फॉर्म कर देते हैं, बहुत सारी सिटी से क्या बनता है, एक स्टेट बनता है, बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके कंट्री फॉर्म हो जाती है। यही तो है ना पूरी की पूरी कनेक्शन, यही तो है। सो अंडर द टेरिटरी द सिटी दे had been added by the people who belong to the political and the business related fields। तो सिटी में रहेंगे तो पॉलिटिकली भी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारे
जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉलेज होती हैं, वो भी हम जो है वो शहरों में सीख पाते हैं, किस तरह से हमें अपने बिजनेस को रन करना है। गांव में तो क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे लोग ना अदर तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई ठीक है एग्रीकल्चर शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। कोई सेल परचेज का काम कर रहा है, कोई मर्चेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरीके का सामान लाने ले जाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में कोई जो है उसको लोड करने का काम कर रहा है, कोई इसको सामान को उतारने का। तो बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। कोई शॉपकीपर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बहुत तरह की ऐसी काम होते हैं जो शहरों में किए जाते हैं कंपैरेटिव टू कंट्री साइड के, ठीक है। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, सिटीज़ में, मतलब टाउन्स में, या फिर कंट्री साइड में? ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो और अगर कमेंट में लिखकर नहीं बताते हो तो कहीं ना कहीं फिर ना हमें थोड़ा सा दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं, हम बच्चों के लिए मेहनत किए जा रहे हैं और बच्चे जो है वो हमारे क्वेश्चंस का या फिर उनको जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये तो गलत बात है। टीचर अगर आपको होमवर्क देती है तो उसको जो है वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये आप ही के बेटरमेंट के लिए है। टीचर को क्या फ़ायदा बताओ इससे? आप ही के बेटरमेंट के लिए ना, इससे टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन रहता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंपाइल अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द टाउन। तो आपको कुछ टाउन की लिस्ट बनानी है। कंपाइल अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द टाउन, सिटीज, रिवर, सीज एंड द प्रोविंसेस मेंशन इन दिस चैप्टर। कुछ टाउन के नाम आए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कुछ टाउन के नाम आए हैं, कुछ सिटीज के नाम आए। दोनों अलग अलग हैं, टाउन अलग है, सिटी अलग है। विलेज से थोड़ा सा बड़ा जो होता है, थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी जो है टाउन में होती है, टाउन से अच्छी फैसिलिटी सिटी में होती है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि किस किस का नाम, कौन कौन से टाउन का नाम आया है, सिटीज का नाम आया, रिवर्स का नाम आया है, सीज का नाम आया है, समुद्रों का नाम आया है, ठीक है। या फिर आपको बताना है एंड द प्रोविंसेस मेंशन्ड इन द, और प्रोविंसेस का मतलब किस किस एरिया के बारे में बताया गया है, मेंशन इन दिस चैप्टर। एंड दे ट्राई एंड द फाइंड दैम ऑन अ मैप। और कोशिश करना कि उसको आप मैप के थ्रू भी बता सको। कैन यू से समथिंग अबाउट एनी 3 ऑफ द आइटम इन दिस लिस्ट यू हैव कंपाइल्ड। क्या आप हमें बता सकते हो कि कोई भी 3 ऐसी चीजें जो इस लिस्ट जो आप बनाओगे उसके अंदर आप मेंशन कर सको, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, है ना। तो 3 इसमें कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, है ना। कौन कौन से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, चैप्टर पता है आपको, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। तो वो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं जो इस तीनों, मतलब इस ये जो एम्पायर है इसके तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है। तो उस एम्पायर का नाम बताना है। तो उसका क्या नाम है? रोमन एम्पायर। तो कौन से 3 कॉन्टिनेंट है? तो ये है आपका यूरोप, नॉर्थ, ये है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ठीक है। 3 हो गए। तो कॉन्टिनेंट जो इसमें नाम आए हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है। एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए आपके? यूरोप हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। आयरलैंड की बात करें तो कौन से आयरलैंड का नाम आया इसमें? सिसिली। ध्यान से सुनना ये, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। रिवर्स कौन कौन सी आई इस चैप्टर के अंदर? नाइल रिवर का जिक्र किया गया, राइन का, डैन्यूब का और सिंध का, ठीक है। उसके बाद आता है सी। कौन कौन से सी का नाम आया है इस चैप्टर के अंदर? मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और द एजिनियन सी। प्रोविंसेस कौन कौन सी आई है? गॉल, ठीक है, गॉल हो गया, और एक आपका न्यूमीदिया हो गया, और तुनिसिया हो गया, और मकदूनिया हो गया। ये मकदूनिया वही है जहाँ का अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर मकदूनिया का ही तो राजा था ना, छोटी सी उम्र में ही वो राजा बन गया था, और जो है बहुत ही जल्दी उसने आधी से ज़्यादा दुनिया को जीत लिया था। वो इतना ज़्यादा एम्बिशियस था, है ना। लेकिन वो राजा इंडिया में जब वो इंडिया को एक्वायर करने की सोचता है तो राजा पोरस से उनका सामना होता है, और राजा पोरस से वो हार जाते हैं। हारता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद युद्ध चलता रहा, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है किसको? अलेक्जेंडर को, और उसकी सेना बुरी तरह से थक जाती है ना। लेकिन फिर भी राजा पोरस जो है हमारे इंडिया की तरफ से वो फाइट करते रहे, लड़ते रहे। हालांकि थकान उनको भी हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। एट लास्ट वो क्या कहता है, भाई तुम चाहते क्या हो?
तो राजा पोरस ने कहा एक तो तुम इंडिया से चले जाओ, इंडिया को एक्वायर करने की सोचना भी मत, ठीक है, और दूसरा ये कि जो तुम मेरे से मेरा राज्य छीनने के लिए आए हो, मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए, तो तुम जा सकते हो। बोला ठीक है भाई, जा रहे हैं हम, तुम संभालो अपना भारत, तुम संभालो अपना देश, हम तो चले परदेसी हो गए, ठीक है। तो हम अपने बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, राइट। तो टाउन एंड द सिटी, तो कौन कौन से टाउन और सिटी का नाम आया है, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपोल, राइट, तो कॉन्स्टेंटिनोपोल सिटी का नाम है। टाउन और सिटी दोनों ही मिक्स हैं इसमें, ठीक है, टाउन और सिटी। और है नेपलिस है, उसके बाद है दमास्कस है, अलेक्जेंड्रिया एंड द रोम, अलेक्जेंड्रिया एंड द रोम। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द 3 आइटम कंपाइल्ड इन द लिस्ट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वो काम बताने हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छी जो है उनकी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी डे बाय डे अच्छी होती चली जाती है, या कोई ना कोई उनके लिए मतलब उनसे कोई ना कोई हमें बेनिफिट मिल रहा है। अब जैसे रिवर से क्या बेनिफिट मिलेगा, रिवर हेल्प इन द प्रोवाइडिंग द इरिगेशन, रिवर से क्या होती है, इरिगेशन करने में काम आती है, मतलब सिंचाई करने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर और फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर। अब ये रिवर से एग्रीकल्चर में फैसिलिटीज तो मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर मान लो किसी फार्मर ने अपने खेतों में अपने फील्ड में जो है वो ग्रेन ग्रो किया है ना, कल्टीवेशन की है। अब ऐसा तो नहीं कि जितनी भी प्रोडक्शन निकली है वो सारी की सारी खुद ही उसको यूज कर लेगा, खुद ही खा जाएगा, नहीं खाएगा ना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो सरप्लस ग्रेन होगा, ठीक है, इसमें जो सरप्लस ग्रेन होगा यानी कि एक्स्ट्रा अनाज जो होगा वो क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा, उसको क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन वो यूज करेगा वो रिवराइन को ही तो करेगा ना, वो किसको यूज करेगा, वो रिवराइन के थ्रू ही करेगा, ठीक है। वो रिवराइन क्या होती है, रिवराइन का मतलब होता है रिवर वाला रूट ही यूज करेगा। तो पहले तो आज की तरह से ये ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, ठीक है, गाड़ी स्कूटर ये वगैरह कुछ थे नहीं, ना फ्लाइट होती थी, तो लोग ना ज्यादातर या तो देखो बुलक कार्ट्स होती थी या कैमल कार्ट्स होती थी, या फिर आप ये लगा लो कि पैदल ही चल लेते थे। लेकिन अगर बहुत दूर जाना होता था तो वो लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया करते थे। तो रिवर किस तरह से दो काम आई, रिवर जो है एक तो इरिगेशन के काम आई और दूसरा कम्युनिकेशन के काम आई। तो आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, सीज एंड द ओशन हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब अगर दूसरे, ये तो चलो लोकल है, लोकली जो क्या है उन्होंने रिवराइन, जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आपको अपने अपने वाले एरिया से अपने जहां पर आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, अगर आपको दूसरी जगह पर जाना है, दूसरी लोकेलिटी में जाना है, तो आप गाड़ी से, कोई भी सामान होता है वो आप अपनी गाड़ी से या फिर बसेस वगैरह से जो है वो उसमें ट्रेन में या किस में भरकर ले जाते हो, वहां तक ले लेते हो। अब अगर मान लो आपको अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, ठीक है, या स्टेट की बात तो चलो छोड़ो, स्टेट में तो आप ट्रेन वगैरह यूज कर लोगे, बस वगैरह यूज कर लोगे या अपनी गाड़ी यूज कर लोगे। लेकिन अगर आपको इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर आपको यूएस जाना है, कहीं और भी जाना है, दूसरे देशों में जाना है, तो पहले तो ये सभी चीजें नहीं होती थी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही यूज किया करते थे। तो शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया करते थे। बहुत सारे आपने ऐसे ट्रैवलर्स का नाम भी सुना होगा जो सी वोयाजेस किया करते थे, समुद्री यात्राएं किया करते थे। पहले समुद्री यात्राओं से ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आया जाया करता था। तो सीज एंड द ओशन हेल्प इन प्रमोशन द ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इससे ट्रेड बढ़ता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब चीजें जाएंगी तो उससे ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, पैसों का लेन देन होगा, इधर से उधर पैसा जाएगा आएगा। इस तरीके से कोई भी चीज हो गई, मेटल हो गई, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, कोई भी लिक्विड हो गया, जैसे रोम कैंपेनिया से ही क्या मतलब कैंपेनिया से शराब मंगवाई जाती थी, वाइन मंगवाई जाती थी। इससे क्या बढ़ रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। टाउन एंड सिटी में अब हम क्या करेंगे, टाउन और सिटीज की बात करते हैं। तो टाउन और सिटी क्या काम आते हैं, दे वर द मेन सेंटर ऑफ द इकोनॉमी। तो टाउन और सिटी मेन सेंटर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक के। इकोनॉमिक का मतलब वहां पर लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेस करते हैं, है ना। तो उस बिजनेस से इकोनॉमी बढ़ती है, सरकार के पास पैसा आता है, लोगों के पास भी ऐसा पैसा ही आता है। सोशल एंड पॉलिटिकल, तो इससे क्या होता है, ये मेन सेंटर थे इकोनॉमिक, सोशल। अब लोग जो है एक दूसरे से मिलेंगे, अगर वो ट्रेड भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टेम्पल्स जा रहे हैं या फिर मिल करके काम कर रहे हैं, तो लोग सोशली हो रहे हैं ना, एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, सोच को समझ पा रहे हैं, कोई भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के काम करें, तो इससे सोशल एक्टिविटीज बढ़ रही है। दूसरा कहा जाता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो वहाँ
वहाँ पर जो रिच पर्सन होते हैं तो उनको वो एक तरीके से अपने आसपास के पूरे एरिया की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो उस रुतबे पे थे, वो उस पोस्ट पर थे जो कि राजा से वो कनेक्ट होते थे। तो जो भी अपने उसमें आसपास के एरिया में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो राजा को बताया करता था। तो इस तरीके से उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती थी। ठीक है, तो ये क्या होते थे, ये टाउन और सिटी इस तरह से काम आते थे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ईजी तरीके से समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। तो मैं आपको इसका मैप भी बता देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो रोमन एम्पायर थी, ये 3 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया, 3 कॉन्टिनेंट है ये, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब ये कौन सा हो गया, ठीक है, जल्दी से मुझे इन तीनों का नाम लिखकर बताएंगे। अभी मैंने बताया ना कौन कौन से, योर एशिया हो गया, ये पूरा का पूरा एशिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यूरोप हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये हो गया आपका यूरोप हो गया, और ये क्या हो गया, एशिया हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा 3 कॉन्टिनेंट है। तो एन एम्पायर, ये है रोमन एम्पायर। तो ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है, और रोमन एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ वगैरह का भी नाम आया ना। तो सिटीज़ में जैसे देखो, ये इटली है, रोम है, ठीक है, और क्या है, ग्रीस है, ये मकदूनिया है जो अभी अभी हमने पढ़ा। ये सारी की सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर, अलेक्जेंड्रिया भी अभी हमने पढ़ा, जेरूसलम भी जो है वो इसमें आया हुआ है। ठीक है, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका पूरा यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट बताया गया है। ठीक है, स्पेन ये रहा। तो स्पेन भी आपके कई बार मैप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो स्पेन यहाँ पर है। और गॉल बताया था अभी मैंने, ये रहा गॉल आपका, और मसलीस जो है यहाँ पर है। लंदन यहाँ पर है, लंदन भी बहुत बार पूछा गया है, तो लंदन को देख लो, छोटा सा ये है, लंदन है, तो इसकी पहचान बना लो। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो रिवर्स और आपके जो सीज आए हैं, ओशंस आए हैं, है ना, सागर महासागर हैं, रिवर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये बताई गई है। तो हमने अभी किस किस का जिक्र किया था, तो हमने अभी बताया था आपको, ये राइन रिवर है। ठीक है, ये राइन है, ये गॉल है। ठीक है, और आपका ब्लैक सी था। ठीक है, डैन्यूब रिवर ये रहा आपका। ठीक है, डैन्यूब रिवर है, और क्या था, ये डेजर्ट है। डेजर्ट तो खैर पूछा नहीं था। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी में समझो चाहे आप इंग्लिश में समझो, सारा का सारा। अभी जो कैंपेनिया था, कैंपेनिया ये रहा आपका, जिसमें से बेस्ट क्वालिटी की वाइन जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। मकदूनिया आपका ये रहा। तो हिंदी में समझो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझो इंग्लिश में। मैंने पूरा का पूरा मैप भी आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको इससे ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमेजिन दैट यू आर अ रोमन हाउसवाइफ। वाह 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 वाह। अब देखो, अब ये बॉयज़ क्या कहेंगे, मैडम हम क्यों समझे अपने आप को बॉय वाइफ, हम अपने आप को लड़की क्यों बना ले। अरे भाई, इमेजिन करना है। ठीक है, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, तो इमेजिन करो, सोचो कि आप एक रोमन वाइफ हैं, है ना, रोमन एम्पायर में रहते हो और आप किसी की वाइफ हो। ठीक है, रियल में नहीं कह रही हूँ मैं, इमेजिन कर रही हूँ। ठीक है, तो इमेजिन दैट यू आर अ रोमन हाउसवाइफ प्रिपेयरिंग अ शॉपिंग लिस्ट, और आपको शॉपिंग लिस्ट बनानी है फॉर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। व्हाट वुड बी ऑन दिस लिस्ट। तो आप इस लिस्ट में क्या क्या अपनी मेंशन करेंगे, क्या क्या घर के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। अभी दिवाली भी आ रहा है, लिस्ट बहुत अच्छे से बन सकती है। आपको शॉपिंग के लिए जाना है, मम्मी ने आपको शॉपिंग के पैसे दे दिए कि जाओ बेटा शॉपिंग करके आओ। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, और उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसी मेंशन करोगे जो आप एक हाउसवाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचकर आपको वो लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, चाहो तो मम्मी की हेल्प ले सकते हो, और ये काम आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है। और मुझे सभी बच्चों ने बताना है मुझको कि मैम हमने ये लिस्ट बनाई और ये लिस्ट बनाई है। लेकिन कैसे बताओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, कि आपने किस किस तरह की लिस्ट बनाई, तो मम्मी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आपको वो लिस्ट बनानी है। तो आप अपनी लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे। एज अ रोमन हाउसवाइफ, मैं एक रोमन हाउसवाइफ होने के नाते आई वुड लाइक टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स इन माई लिस्ट। ठीक है, तो मैं इस तरह की एक लिस्ट बनाऊंगी जो कि मेरी लिस्ट में ये आइटम्स मेंशन किए जाएंगे। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ शॉपिंग लिस्ट फॉर द हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, रोमन ग्लास पेंटिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरी लिस्ट में टॉप लिस्ट में होगा रोमन ग्लास पेंटिंग, जिससे मैं अपने घर की दीवारों को सजाऊंगी, है ना। जब घर की रौनक सजानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, क्या, रोमन पेंटिंग, नैरो लैक पेंटिंग, रोमन पेंटिंग। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट रोमन ग्लास पेंटिंग
कर्टेन्स, किचन अप्लायंसेस, ठीक है, कर्टेन्स मतलब पर्दे, ठीक है, और किचन अप्लायंसेस का मतलब होता है किचन में काम आने वाली चीजें, बेडशीट भी लूंगी और एक कुशन कवर भी लूंगी, टॉयज भी लूंगी बच्चों के लिए, और फर्नीचर एंड द अदर मॉडर्न अप्लायंसेस ऑफ द डेली लाइफ, और जो डेली लाइफ में काम आने वाली बहुत सारी चीजें हैं वो भी उनमें मैं मेंशन करूंगी, ठीक है। तो इस तरह की मैंने एक लिस्ट बनाई। आप किस तरह की लिस्ट बनाना चाहोगे और कौन कौन से आइटम्स आप अपनी लिस्ट में मेंशन करोगे मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये बना दी है मैंने लिस्ट, शुगर बना दिया, चीज कर दी, ऑयल कर दिया, एप्पल कर दिया, ये लो मेरी लिस्ट तो बन गई। अब ये बोलोगे मैडम ये लिस्ट तो आपकी बहुत छोटी है, लेकिन मैंने लिस्ट पूरी कहाँ बनाई है, ये तो मैंने पहले पेज पर लिखा है ना, मैंने कट भी कर दिया, फिर मैं पेज पलटूंगी, फिर मैं दूसरी लिस्ट बना दूंगी, फिर उसके बाद जब मेरी फाइनल लिस्ट हो जाएगी उसको लेकर शॉपकीपर को दे दूंगी। और कहाँ जाना है, मार्केट में जाना है, मॉल नहीं जाना, मॉल में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं ना, चीजें मिलती है लेकिन अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। खैर, आप जहां से खरीदना चाहो खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है, व्हाई डू यू थिंक द रोमन गवर्नमेंट स्टॉप द कॉइनिंग इन सिल्वर। आपको क्या लगता है कि रोमन गवर्नमेंट ने ये जो चांदी के सिक्के थे इनको क्यों स्टॉप किया होगा, क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के रूलर्स ने इनको बंद कर दिया बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया। तो एंड विच मेटल डिड इट बिगिन टू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉइनेज, और फिर कौन सा मेटल, कौन सी मेटल से सिल्वर की जगह पे दूसरे कॉइन्स बनाए जाने लगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रोमन गवर्नमेंट स्टॉप द कॉइनिंग इन द सिल्वर बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइन बिकेम द एम्प्टी, क्योंकि स्पेनिश में क्या थी, यहां से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, स्पेनिश में क्या थी, सिल्वर माइंस काफी थी, ठीक है, स्पेनिश में ही सिल्वर माइंस थी, और सिल्वर निकालते 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 निकालते, अब जब आप एक चीज में से, अब आप एक पूरे खजाने में से वो चीजें निकालते गए, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, एक पूरा बहुत बड़ा सा बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारा पैसा भरा हुआ है ना, बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, और डेली डेली आप उसमें से बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, डेली डेली निकाल रहे हो, साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कभी तो वो खत्म होगा ना पैसा। तो ऐसे ही जो स्पेनिश में जो सिल्वर माइंस थी वो धीरे धीरे करके खत्म होती गई, सिल्वर निकालते गए तो खत्म होती गई, तो ये एम्प्टी हो गई, खाली हो गई, thus the causing death of the silver in the Roman Empire, और इस तरह से रोमन एम्पायर में सिल्वर की कमी को देखा गया, ठीक है। अब सिल्वर निकालते गए, उसको यूज करते गए, कॉइन्स बनाते गए, कॉइन्स को जो है वो जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था उनका, उसको उससे लिए यूज करते रहे, और इस तरीके से वो जो माइन थी वो धीरे धीरे खाली होती चली गई। नाउ द रोमन गवर्नमेंट बिगेन टू यूज द गोल्ड कॉइन प्रोडक्शन ऑफ द कॉइन। अब देखो, अब रोमन एम्पायर ने क्या डिसाइड किया, यार हमारे पास चांदी तो खत्म हो गई, अब हम किस चीज के सिक्के चलाएं, कौन से मेटल के सिक्के जो हैं, कौन से मेटल के कॉइन्स हम इंट्रोड्यूस करें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये पहले थे सिल्वर के कॉइन्स थे, ठीक है, ये पहले क्या थे, जो पहले वो सिल्वर कॉइन्स यूज किया करते थे वो इस तरीके के थे, ठीक है, वो इस तरीके के थे। ये क्या है आपके सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, पहले रोम में सिल्वर कॉइन्स यूज हुआ करते थे। अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने ये गोल्ड कॉइन्स यूज कर लिए, ठीक है। तो सिल्वर की जगह पर कौन से आ गए थे, ये गोल्ड कॉइन्स यूज होने लग गए थे। क्लियर? चलिए, इजी है ना क्वेश्चंस, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, आप इसको खुद भी फ्रेम कर सकते हो। सपोज द एम्परर ट्राजन, सपोज करना है आपको कि एम्परर ट्राजन जो थे, एम्परर कौन, राजा, जो राजा ट्राजन, ठीक है, टार्जन मत कर देना इसको, टार्जन तो मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, है ना, वो टार्जन नहीं है। तो एम्परर द ट्राजन हैड एक्चुअली मैनेज टू कन्क्वायर इंडिया, ठीक है। तो सपोज करना है आपको, ठीक है, सपोज करना है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इंडिया को कन्क्वायर कर लिया था, ठीक है, राजा जो है ट्रेजन है, और मान लो उन्होंने इंडिया को कन्क्वायर कर लिया, ठीक है, इंडिया पर कब्जा कर लिया, उनका रूल स्टार्ट हो गया। सो एंड द रोमन हैड हेल्ड द कंट्री फॉर द सेवरल सेंचुरीज, और बहुत सालों तक इस पर रूल करते रहे, ठीक है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक इंडिया माइट बी डिफरेंट टुडे, तो आपको क्या लगता है कि जो आज आप भारत देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, क्या वो इसके एम्परर के रूल करने से आज का जो भारत देख रहे हो, क्या वो वैसा होता या उससे अलग होता, वो सिचुएशन आपको, फिर से सिचुएशनल जो है वो आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ट्राजन इज रिमेंबर्ड एज द सक्सेसफुल सोल्जर एम्परर हु प्रिसाइड। अब ये ट्रेजन इज रिमेंबर, ट्रेजन को जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल सोल्जर माना जाता है, एक बहुत ही समझदार और बहुत ही ब्रेव सोल्जर था ये, ठीक है, कौन, ट्रेजन।
इज रिमेंबर्ड एज द, इसको कैसे याद किया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल सोल्जर था, एम्परर भी था, ठीक है, पहले सोल्जर था, फिर धीरे धीरे इसकी पोस्ट बन जाती है, भाई इसने काम अच्छे किए तो लोग इसको सराहने लगे, इसको एडमायर करने लगे, इसके सपोर्ट में आए, तो ये राजा बन बैठा। who presided over the great military expansion in the Roman history, और इसने रोमन को एक्सपेंड करने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लीडिंग द एम्पायर टू अटेन हिज मैक्सिमम टेरिटरीज एक्सटेंड बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक जो है वो अपना एक्सपेंशन लगातार कंटिन्यू करता रहा कि किस तरह से जो है रोम को बड़ा बनाया जाए। आसपास के क्षेत्रों में उसको जीत लिया गया था, तो आसपास के क्षेत्रों को उसमें मिला लिया गया था, फिर वो दूसरे कंट्री में जाकर के उसको भी एक्वायर करता है। तो कहने का मतलब जब तक वो इस दुनिया में रहा, रोमन एम्पायर को क्या करता रहा, उसका एक्सपेंशन करता रहा। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज द फिलेंट्रॉफिक रूल, तो वो अपनी फिलेंट्रॉफिक रूल का मतलब होता है अपनी सूझबूझ से किया गया शासन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था वो, ठीक है, कि ये बहुत ही समझदार राजा, बहुत ही बुद्धिमानी राजा है। तो ओवरसीयर्स द एक्सटेंसिव पब्लिक बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड द इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, तो इसने भी लोगों के लिए काफी सोशल वेलफेयर के काम किए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काफी काम किए। एज दैट पॉलिसीज हु अर्न्ड हिम enduring reputation as is the second and the 5 good emperor who presided over an era peace, और ये जो सेकेंड सेंचुरी में जो 5 सबसे ग्रेट रूलर रोमन एम्पायर के माने जाते हैं उनमें से एक था, जिसके राज्य में प्रजा जो है बहुत ही ज्यादा शांति से, एकदम सुख शांति से रहती थी, बहुत तरह की खुशहाली इसके राज्य में आती थी, लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से प्यार से रहा करते थे। प्रिसाइडेड ओवर द एरा पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द मेडिटेरियन वर्ल्ड, ठीक है, तो उस टाइम में एक राज्य में शांति का होना एक बहुत बड़ी, और आज के टाइम में भी जिस राज्य में बहुत ही पीसनेस है, ठीक है, शांति है, वो क्या बोलूं मैं, वो उसका तो किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता। आज पता है आपको, इंडिया को सबसे शांति प्रिय देश माना गया है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया है भी वाकई में सबसे शांति प्रिय देश। देखो, पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं है और फिर बाद में हम छोड़ते नहीं है। तो पहले दुश्मन को, वो जब दुश्मन वार करता है तो पहले हम उसको वार्न करते हैं, भाई तू ऐसा मत कर, 1-2 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और नहीं मान रहा है तो फिर क्या करें, फिर तो हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट आता है कि as per above the passage we can conclude that if India had been conquered by the, तो इस कंक्लूजन को, मतलब इस पूरे उनकी एक्टिविटीज को देख करके हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ये ट्रेजन हमारे इंडिया को कंक्वायर कर लेता, अगर ये ट्रेजन हमारे इंडिया को कंक्वायर कर लेता, तो उस सिचुएशन में क्या बोला जाएगा, तो उसमें जो है ट्रेजन ही वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट रूलर, तो वो एक बहुत ही ग्रेट रूलर बन सकता था, एंड एक्सटेंडेड द फिलेंथ्रोपिक रूल ओवर द इंडिया, और इंडिया पर एक अच्छे तरीके से रूल वो कर सकता था। सो देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियाज, तो वो भी हमारी कंट्री के अंदर ना, वो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज को फॉलो करता, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर के जितने भी काम पढ़े हैं उससे तो ये पता चलता है कि बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और बहुत ही काइंड और नोबल राजा जिसको हम कह सकते हैं ना, तो वो भी इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक जो है वो रूल लेकर आता, जिसमें लोगों को सभी तरह के राइट दिए जाते। डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया, द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रोमन सोसाइटी, और जो रोमन सोसाइटी में ये जो डिवीजन हो रखा था, अपर क्लास का, मिडिल क्लास का, क्लर्जी, नोबिलिटी, और फिर आपकी वर्किंग क्लास, इसी तरह की जो रोमन एम्पायर में कैटेगरीज बनी हुई थी, शायद ये भी इंडिया में बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन थे, ये ट्रेजन थे, ठीक है, देख लो, डर मत जाना, ठीक है, और ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था, तो रोमन एम्पायर को देख लेते हैं हम, ठीक है, रोमन एम्पायर को देखो जरा, ये पूरा का पूरा, अभी हमने इस चैप्टर में पूरे में क्या करा, बार बार हम जो रोमन एम्पायर के बारे में बात करें, ये था पूरा का पूरा रोमन एम्पायर इन 117 AD एंड इट्स अ ग्रेट एक्सटेंट। मैंने कहा ना कि अपने रहते हुए उसने रोमन एम्पायर को बहुत बहुत बड़ा कर दिया था, है ना, तो ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है। क्लियर है?
ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हो, क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारे आपको जो है वो मैंने क्या कर दिया है, बहुत सारे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी, MCQs भी करा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं, बहुत सारे आपको होमवर्क भी दिए हैं। तो आपको सारे होमवर्क मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताने जो भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करके बताना, शेयर करना है और इसको लाइक करना है। ठीक है, बाय बाय।